नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन नेवी को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अब अपने बेड़े में अधिक से अधिक पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिसमें कि 4 परमाणु अटैक सबमरीन्स को शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी भारत के पास अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल की सबमरीन है, वहीं प्रोजेक्ट 75A के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को भी तैयार किया जाएगा। ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बियां होंगी। कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बियां 2032 में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। बता दें कि इन पनडुब्बियों में स्वदेशी रूप से बनी वर्णास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो लगाई जाएगी। साथ ही निर्भय, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से भी इन्हें लैस किया जाएगा। और भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अटैक सबमरीन्स बनाई जानी है, जो कि 3 से 4 हजार टन डिस्प्लेसमेंट वाली होंगी, जिन्हें कि मझगांव डॉक तैयार करेगा। कहा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए किया जाएगा। और प्रोजेक्ट 76 क्लास के तहत 6 अटैक सबमरीन्स भी बनाई जानी है, जो कि अपने डिजाइन फेज पर हैं। और आपने अभी हाल ही के डिफेंस अपडेट में देखा भी होगा कि मिडगेट सबमरीन्स को भी भारत आने वाले समय में अपनी नौसेना में शामिल करेगा, जो कि 150 टन डिस्प्लेसमेंट वाली हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के स्पेशल कमांडो फोर्स मार्कोस करेंगे, ताकि स्पेशल ऑपरेशन को बेहद गुपचुप तरीके से पूरा किया जा सके। ऐसी 2 पनडुब्बियां बनाई जानी है। और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना करीबन 24 पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करेगी, जिसमें कि सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और नेक्स्ट जनरेशन डीजल सबमरीन शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अपडेटेड क्वार्ट्ज नोज कोन के परीक्षण की शुरुआत कर दी है, जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कदम ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए ब्रिटिश कंपनी कोबम पर भारत की निर्भरता को कम करने के इरादे को भी दर्शाता है। देश में विकसित स्वदेशी क्वार्ट्ज नोज कोन वर्तमान में अपनी परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। एक बार ये परीक्षण जब सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, तो इन नोज कोन का उत्पादन और आपूर्ति भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। दरअसल अभी LCA तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट्स हैं, उनमें वर्तमान में कोबम के द्वारा सप्लाई किए गए क्वार्ट्ज नोज कोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भविष्य को देखते हुए भारत स्वदेशी रूप से विकसित की गई क्वार्ट्ज नोज कोन को इनमें लगाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नौसेना ने हाल ही में आइडेक्स विजेता रेडॉन टेक्नोलॉजी के साथ 2.15 करोड़ रुपए की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग की खरीद के लिए है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग एक काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है नौसेना के ऑपरेशनल तैयारियों में, और इस महत्वपूर्ण पहलू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके नौसेना का लक्ष्य अपने विमान के रखरखाव को बढ़ाना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो एसेट्स हैं यानी कि संपत्तियां हैं, वो अपनी बेहतर स्थिति में रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बातचीत शुरू कर चुकी है रक्षा मंत्रालय के साथ। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत बनाने वाली कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ही दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत तैयार करेगा, और इस 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में करीबन 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। और इस प्रस्ताव को पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC और आखिर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा। हालांकि भारतीय नौसेना न्यूक्लियर ऑपरेटेड 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती थी, जो कि ज्यादा ताकतवर हो, जिसमें कि 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ले जाने की क्षमता होनी चाहिए थी। लेकिन बजट कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन IAC-2 को भारतीय नौसेना चुनने पर मजबूर हुई है। अगर यह मंजूरी आज मिल जाती है तो करीबन 8 से 10 साल और लग जाएंगे इसे बनाने में। नौसेना को उम्मीद है कि तब तक DRDO TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को भी तैयार कर देगा। दरअसल चाइना के पास अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वो आने वाले समय में और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शामिल करेगा। ऐसे में हिंद महासागर में भारत को अगर अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना है तो तीसरा विमान वाहक पोत होना बेहद जरूरी है, जिसमें से 2 तो ऑपरेशनल रहेंगे और 1 स्टैंड बाय मोड पर रहेगा या फिर मेंटेनेंस पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स ने हाल ही में बोइंग को $9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था 351 यानी कि 351 T-7A रेड हॉक ट्रेनर और 46 सिमुलेटर्स का। अब बोइंग भारत में अपने पार्टनर्स को खोज रहा है, जो कि T-7 रेड हॉक ट्रेनर प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बोइंग पहले ही भारतीय फर्म डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और रोसेट टैक्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है T-7A रेड हॉक प्रोग्राम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब स्पेन, आइवरी कोस्ट और अर्मेनिया में
अपने डिफेंस अताशे को तैनात करने वाली है। इसके अलावा अमेरिकी पैसिफिक कमान में भी संपर्क अधिकारी के रूप में वायुसेना का एक प्रतिनिधि तैनात होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना की हथियार प्रणाली शाखा यानी कि वेपन सिस्टम ब्रांच को सरकार की तरफ से अब मंजूरी मिल चुकी है और अब ऐसे में भारतीय वायुसेना अर्मीनिया, स्पेन, आइवरी कोस्ट में अपने अतिरिक्त डिफेंस अताशे को तैनात करेगी। वहीं वायुसेना प्रमुख ने इस बात की खुशी जताई है कि पहली बार वायुसेना को अपनी हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना करने के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है और इस ब्रांच में शामिल होने को लेकर उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए कुछ सप्ताह पहले एक परीक्षा भी आयोजित की गई थी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि लगभग 33 अधिकारियों का पहला बैच अगले साल की शुरुआत में एकेडमी में शामिल होगा और फिर अगले साल के अंत तक हथियार प्रणाली के रूप में उन्हें कमीशन प्राप्त होगा। दोस्तों, ये जो वेपन सिस्टम ब्रांच है वो क्या है ये भी जान लेते हैं। अभी तक भारतीय वायुसेना की 3 ब्रांच है जिन्हें ऑपरेट किया जाता है, जिसमें कि टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच और फाइलिंग ब्रांच है। और ऐसे में जो ये नई ब्रांच यानी कि वेपन सिस्टम ब्रांच भारतीय वायुसेना को मिल रही है, उसके तहत ये ब्रांच विमानों में हथियार प्रणाली का संचालन करेगी और इस ब्रांच की 4 सब स्ट्रीम बनाई गई हैं, जो कि इंटेलिजेंस, सरफेस, फ्लाइंग और रिमोट है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कनाडा के मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस की गई, जहां कनाडा में निलंबित वीजा सेवाओं को लेकर हर सवाल का जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। दोस्तों, कनाडा के खिलाफ अब भारत सरकार काफी सख्त हो गई है। भारत के लिए वीजा जारी करने वाली कंपनी ने कहा कि किन्हीं कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से कनाडा में भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित किया जाता है। और विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि भारत के जो वाणिज्य दूतावास और उच्चायोग है उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा खतरों की वजह से भी उनका काम बाधित हुआ है, इसीलिए अस्थायी तौर पर वीजा सेवाओं को बंद करना पड़ा है। कनाडा में भारत के लिए वीजा जारी करने वाली कंपनी BLS इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने अपने नोटिस में यह लिखा है कि ऑपरेशनल कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली इंफॉर्मेशन तक निलंबित किया जाता है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कम होंगे कनाडा दूतावास के स्टाफ। साथ ही कहा कि खालिस्तानी आतंकियों को पाक से भी फंडिंग मिल रही है। कनाडा में भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा को भी खतरा है और सुरक्षा कारणों से वीजा सेवा रद्द कर दी गई है। यानी कि कनाडा के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि रशिया यूक्रेन जंग को लेकर आ रही है। अभी तक आप सबको मालूम चला था कि यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड सबसे आगे आया है और वो अपने हथियारों की सप्लाई उसको करेगा। लेकिन अब पोलैंड की तरफ से कहा गया है कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। वहीं यूएन में जेलेंस्की ने बिना नाम लिए पोलैंड पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ देश दुनिया के सामने तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो यूक्रेन के साथ है, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड ने जेलेंस्की के इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जंग के पहले दिन से ही उन्होंने यूक्रेन का साथ दिया है। आपको बता दें कि पोलैंड ने ही सबसे पहले यूक्रेन को अपने फाइटर जेट देने की घोषणा की थी और साथ ही अन्य देशों को भी यूक्रेन को हथियार देने की बात कही थी। और अब तो पोलैंड नाटो का मेंबर बन चुका है। यूक्रेन लंबे समय से इस संगठन में शामिल होने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन वो अभी तक इस पर शामिल नहीं हो पाया और ना ही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अब चीन की यात्रा करने वाले हैं और चीन में वो 7 दिनों तक रहेंगे और कहा जा रहा है कि इस दौरान कई मुद्दों पर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन चाइना की यात्रा करने से पहले प्रचंड ने भारत और नेपाल के बीच बिजली को लेकर समझौता कर दिया। दोनों देशों के बीच अब बिजली के व्यापार को बढ़ाने पर सहमति हो गई है। इसके लिए कई ट्रांसमिशन कॉरिडोर खोले जाने हैं। नेपाली अखबार के मुताबिक धाल के बाद मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली के व्यापार बढ़ाने पर सहमति हो चुकी है। यही नहीं, इसके अलावा निर्माणाधीन सीमा पार बिजली की लाइनों के काम में तेजी लाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है, ताकि बिजली का व्यापार काफी तेजी से किया जा सके। बता दें कि धाल के बाद मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए 800 मेगावाट को बढ़ाकर 1000 मेगावाट तक किए जाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। और भारत के साथ इस नए समझौते के जरिए नेपाल ने ये कोशिश की है कि बिजली के निर्यात को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। और भारत सरकार भी नेपाल को यह आश्वासन दे चुकी है कि भारत अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से खरीदने वाला है। और यह समझौता दोनों देशों के बीच ऐसे वक्त पर हुआ है जब नेपाल के पीएम चाइना जा रहे हैं। ऐसे में चाइना को यह बात हजम नहीं होने वाली और चीन को भारत और नेपाल की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है और यही कारण है कि वो इस हिमालयी देश को हर तरीके से भड़काने पर लगा हुआ है।
तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।